हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 12th मई करंट अफेयर्स। तो डीएनडी के अंदर जो आज के टॉपिक है मेन, एनवायरनमेंट के अंदर ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, साइंस एंड टेक, कोविड-19 केस ड्रग्स, डीआरडीओ कोविड ड्रग के बारे में हमने कल किया था। अब उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस हैं वो देखेंगे। सुपर साइकिल कमोडिटीज़, देन चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ, जीएसटी वैक्सीन, देन पॉलिटी के अंदर स्मगलिंग ऑफ यूरेनियम, लुकआउट सर्कुलर स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। तो पहले देखते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर आप आज के इंपॉर्टेंट कौन कौन से आर्टिकल थे। कोर्ट इशू एनबीडब्ल्यू अगेंस्ट ओलंपियन इन मर्डर केस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन कट इन जीएसटी, तो जीएसटी की डिमांड हो रही है अभी, जीएसटी कट कर दो, वी विल सी पेज नंबर 8। देन क्वेरीज रेज्ड डीआरडीओ के ड्रग के ऊपर, ठीक है, पेज नंबर 12। देन सेबी पिचेस फॉर पर्सन इन कंट्रोल ओवर प्रमोटर। तो अभी देखो यहाँ पे उन्होंने पब्लिक ओपिनियन के लिए बोला कि अभी दो, उसके बाद ये गाइडलाइन निकालेंगे, तो तभी करेंगे, है ना, कि क्या क्या गाइडलाइन आती हैं। अभी तो प्रपोज्ड हैं, ठीक है जी। तो हमारा टाइम वेस्ट होगा इसके अंदर, और आपका भी बहुत सारा जो कीमती वक्त है वो हमने वेस्ट नहीं करना। सेकंड, वी हैव टू स्लो डाउन स्मार्टफोन। हमने पहले भी स्टडी की है कि जो कोविड के टाइम के ऊपर के स्मार्टफोन की सेल कितनी हुई। तो अगर आप देखोगे कोविड के टाइम के ऊपर एजुकेशन बंद है, बहुत सारे ऑनलाइन सेंटर स्कूल या कॉलेज वगैरह पढ़ा रहे हैं ना, वहाँ पे दो क्लास है, मिडिल क्लास और जो रिच क्लास है, ऊपर उससे अपर मिडिल क्लास भी, उनके पास तो स्मार्टफोन है, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप देखोगे पुअर क्लास के पास स्मार्टफोन चाहिए उनको, है ना, तभी हमारी एजुकेशन एक्सेसिबल होगी। उसके बाद इंटरनेट का इशू तो डेफिनेटली है ही है। तो अगर आप देखोगे स्लो डाउन है, तो इट मीन्स कि अभी ये वाली क्लास भी, अगर हम यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि लोग अब इतना ज़्यादा खरीद नहीं रहे, है ना, तो इसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। ये उससे आप रिलेट कर सकते हो एजुकेशन से, ठीक है। इरेडा बैग्स ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, तो अब इसके बारे में जल्दी से देखते हैं। ये क्या है? इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अभी इसको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है, किसके लिए? ये एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस करता है रीन्यूएबल एनर्जी। आपको पता है कि हमने रीन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज़ करना है। नॉन रीन्यूएबल जैसे कोल वगैरह हो गया है ना, बहुत सारा पोल्यूशन होता है, उसको डिक्रीज़ करना है क्योंकि क्लाइमेट चेंज है। हमने पेरिस के अंदर भी अपना एनडीसी दिया हुआ है, ये भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है जी। तो इसको ये अवार्ड मिला है। ऐसा यहाँ पे आपको इरेडा के बारे में पता होना चाहिए, किसके अंदर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर है। एंड ओनली, ये आपका पीआईबी के अंदर एग्जैक्ट लिखा हुआ है, ओनली डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंसिंग रीन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है जी। तो ये आपने टर्म याद करनी है ताकि हमारा प्री के अंदर यहाँ पे कोई क्वेश्चन ना गलत हो, ओके। उसके बाद कोविड-19, अब पहले भी हमने केस स्टडी, आपको साउथ कोरिया केस स्टडी हमने की है ना, तो यहाँ पे उसके बाद इंडिया की केस स्टडी भी की है। पहली वेव और सेकंड वेव का हमने एडिटोरियल के अंदर कंपैरिजन भी किया था, वो सारी केस स्टडीज़ होगी हमारी। अब ये दो और केस स्टडीज़ हैं अभी रिसेंटली जो न्यूज़ के अंदर थी। दो विलेजेस हैं, वन इज़ केरला एंड अनदर तेलंगाना। तो अब ये विलेजेस ने अपने लेवल के ऊपर बहुत सारा जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है और कोविड को कर्ब करने की कोशिश की है। अगर बात करें राघोजी पेट, ये है अपना तेलंगाना के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया, अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने इम्पोज करना था, उससे पहले इन्होंने सेट कर दिया, ठीक है। 1150 रेजिडेंट हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू बैरिकेड इटसेल्फ, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसे इन्होंने बाहर वाले लोग भी आने के लिए मना कर दिए। एनीवन नॉट वेयरिंग, अगर मान लो किसी ने मास्क नहीं पहना, अगर आप दिल्ली के अंदर देखो पुलिस वगैरह फाइन लगाती है, यहाँ पे क्या है, इन्होंने खुद ही बोला कि हम फाइन लगाएंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो मेन एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर और नेशनल जॉब वगैरह है ना, जो उसी के अंदर अलाउ किया गया, बाकी कामों के लिए इन्होंने बोला कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे ट्वाइस अ डे, ठीक है, वॉरियर्स रखे गए जो अनाउंसमेंट करते हैं कोविड की प्रिकॉशन कैसे लेनी है। अगर आप बाकी केसेस के अंदर देखो, नॉर्थ के अंदर देखो, बहुत सारे विलेजेस है वो तो वैक्सीन को भी नहीं लगाते हैं ना मास्क पहनते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ये एग्जांपल आपको डेफिनेटली कोट करनी है। टेम्परेरी बैरिकेड सेटअप किए गए, ब्लड सैंपल लिए गए और उसको आरटीपीसीआर के लिए भेजा गया। यहाँ पे दूसरा इदमालाकुडी, ठीक है, ये केरला के अंदर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर डिसीजन नटुकुटम जिसको बोलते हैं, जो लोकल कलेक्टिव्स हैं जो डिसीजन देते हैं उनको बोलते हैं। उन्होंने डिसीजन लिया भी हमने कोविड को कर्ब करना है। कैसे करना है? 1 पर्सन डेप्यूटेड टू मेक परचेजेस, मतलब यहाँ पे जैसे कुछ दूर एरिया है जहाँ पे मार्केट के अंदर लोग परचेज करने जाते हैं, तो वहाँ पे एक पर्सन को बोला भी तू ही सभी के लिए लेके आएगा, ठीक है। अब वो जब वापस आएगा क्या पता उसको कोविड हो, इसके लिए उसको क्वारंटीन करना है 2 वीक के लिए, ठीक है जी। नॉट एंटरिंग एनी आउटसाइडर को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखें डीआरडीओ कोविड ड्रग, तो हमने देखा था कल वाली क्लास के अंदर 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, है ना, ये ड्रग थी जो इन्होंने बोला कि भाई कोविड के अंदर ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को भी कम करती है ना, तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी ड्रग है जो अभी रिसेंटली इन्होंने बोला कि विद इन अ मंथ आ जाएगी।
लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं। अब ये काम कैसे करती, पहले ये देखते थे। हमारी बॉडी के अंदर है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज को लेके, ठीक है जी। अब ये सेल को एनर्जी चाहिए, अब यहाँ से प्रोड्यूस हो जाती है। अब मान लो मैंने इस प्रोसेस को बंद कर दिया, तो सेल को एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी, सेल स्टार्व हो जाएगा अपना, और यहाँ पे यही सेल जो धीरे धीरे ये डेड हो जाएगा, है ना। यही प्रोसीजर इसके अंदर यूज़ किया गया है। इनहिबिट करता है ये ग्लाइकोलाइसिस को, ठीक है, मतलब एनर्जी स्टार्व कर देता है। तो इसको पहले कैंसर के लिए मतलब लाया गया था। तो कैंसर के अंदर भी ये बोलते हैं, कैंसर के जब वहाँ पे एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना, तो अल्टीमेटली कैंसर सेल डेड हो जाएगा। यही प्रोसीजर इन्होंने बोला कि वायरस भी सेम प्रोसीजर यूज़ करता है उसको, है ना। तो वहाँ पे अगर आप वायरस हमारी बॉडी के अंदर मशीनरी यूज़ करता है, अपनी मशीनरी उसकी है नहीं, बॉडी के अंदर हमारी मशीनरी है, उसको यूज़ करता है रेप्लिकेशन के लिए। अगर उसके लिए हमें उसको चाहिए ग्लाइकोलाइसिस, है ना, तो मतलब एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर वो ग्लाइकोलाइसिस बंद होगी तो वायरस की जो रेप्लिकेशन है वो भी बहुत ही कम हो जाएगी। यही प्रोसीजर है जो इसके बेसिस के ऊपर लेके हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव है, जो ब्रेन सेल है ना, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर वहाँ पे बंद हो गया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे सेल के ऊपर भी पड़ेगा, ये इसका कंसर्न है, ठीक है जी। दूसरा ये कंसर्न शो किया गया कि जो पब्लिश डेटा है वो इतना एज इट इज़, जो ट्रायल 3 जो फेज़ 3 है जो ट्रायल का, उसके जो डेटा है वो ऑथेंटिक नहीं है। मतलब इतना हमारे पास एक्सॉस्टिव डेटा नहीं है कि हम उसके बेसिस के ऊपर बोलें कि ड्रग कितनी काम करती है। दूसरी बात, ये कैंसर के लिए लेके आए थे, ठीक है, लेकिन तब वो भी अनअप्रूव्ड ड्रग है, ठीक है जी। तो नॉर्मल सेल को भी आपकी ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज है वो स्टार्व करेगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हेल्थ के ऊपर ये हो सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, जो गवर्नमेंट ने बोला था ऑलरेडी, हमने कल भी किया था कि फास्टर रिकवरी है हॉस्पिटल पेशेंट की अगर ये ड्रग्स यूज़ करें, ठीक है जी। और इस ड्रग के बाद बहुत सारे जो RT-PCR वहाँ पे नेगेटिव कन्वर्जन रेट रहता है। मतलब अगर पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो जाता है इन शॉर्ट, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक और देखते हैं, अलग टॉपिक नहीं बनाया क्योंकि हमने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बहुत बार किया हुआ है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न जैसे म्यूटेशन होती है, उसके बाद वो जब पब्लिक थ्रेट बनता है, बहुत जल्दी वायरस जो फैलता है, उसको बोलते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। WHO बोलती है, देती है, डेजिग्नेट करती है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो अभी B1617 वेरिएंट जो कोरोना वायरस का फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इंडिया, उसको भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्लासीफाई कर दिया गया। तो मैंने आपको डिफरेंट म्यूटेशन भी अभी रिसेंट के अंदर क्लासेस के अंदर आपको पूरी पिक्चर दिखाई थी। उसके अंदर क्या है, कमोडिटी इन सुपर साइकिल। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, कमोडिटी इन सुपर साइकिल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैं आपको बना देता हूँ। कमोडिटी सुपर साइकिल का मतलब ये होता है कि बहुत सारी, जैसे मान लो यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारी, सप्लाई, आप सप्लाई किसी भी चीज़ की सप्लाई है, और डिमांड, है ना, ये दो चीज़ें हैं। अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है जी, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो क्या सप्लाई इसको फुलफ़िल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो जाएगा। डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, तो हमारा क्या होगा, प्राइस जो है वो चीज़ों का इंक्रीज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सुपर साइकिल हो गया कमोडिटी का। दिस इज कॉल्ड सुपर साइकिल ऑफ कमोडिटी, ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होगी। जैसे मान लो अपना 2002 के अंदर चाइना का केस ले लेते हैं। चाइना की वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ग्रोथ थी, ठीक है। वहाँ पे चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड किया बहुत ज़्यादा। इट मीन्स कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, यहाँ पे जो चीज़ों की, बहुत सारे मटेरियल की डिमांड इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो सप्लाई थी वो लेस थी, इतनी फुल नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ हो गया, ठीक है जी। तो दिस इज कमोडिटी इज इन सुपर साइकिल, ठीक है। तो बहुत सारी कमोडिटी सुपर एज इट इज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी फूड वाली भी, एग्रीकल्चर, है ना, आपका जो भी और सोर्सेज हैं वो सारे उनके प्राइसेस इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन इसकी 2-3 कंडीशन भी हैं। ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर चलो बोल दिया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्मल प्राइस इतना राइज करता है, ठीक है। तो कमोडिटी सुपर साइकिल ये बोलता है कि यहाँ पे पहला तो जो गैप है वो प्राइसेस का बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने रहा तो उसको आप सुपर साइकिल बोल दो, तो लॉन्ग टर्म रहना चाहिए ये। तीसरा, इसके अंदर कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ जो हैं, ठीक है, वो ब्रॉड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक आधी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो उसको आप कमोडिटी इन सुपर साइकिल कहोगे। ये 3 कंडीशन बेसिकली रहती हैं इसके अंदर, कमोडिटी इन सुपर साइकिल के अंदर, ठीक है जी। ओके, तो अब देखते हैं आगे कि भाई अभी क्या है, क्या अभी कमोडिटी इन सुपर साइकिल हो सकता है या नहीं हो सकता, चांसेस क्या हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे पेंडेमिक स्लो डाउन है,
पेंडेमिक स्लो डाउन है, ठीक है जी। अब बहुत सारी जैसे जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने जो लूज मनी अपना मॉनेटरी पॉलिसी वो डिज़ाइन की है कि बहुत सारा पैसा दो मार्केट के अंदर ताकि लोगों के अंदर डिमांड बढ़े और उससे प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, पहली बात, ठीक है जी। दूसरी बात जो रिकवरी के ऊपर चल रही है, अब इससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या सप्लाई इसको मैच कर पाती है, नहीं, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि ये सप्लाई इसको मैच नहीं कर पाएगी और यहाँ पे जो चांसेस हैं कि अपना कमोडिटी सुपर साइकिल क्रिएट हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पे कि अभी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के अंदर आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा कंसर्न है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक है अपने पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, कोल वगैरह हो गया, है ना। दूसरा है रीन्यूएबल। तो ये बोलते हैं कि नॉन रीन्यूएबल जैसे ऑयल भी है, ऑयल की सप्लाई कम होगी, ठीक है, लेकिन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की जो डिमांड है वो फ्यूचर के अंदर इंक्रीज़ होगी। और इसके अंदर जैसे मान लो कॉपर यूज़ होता है, लिथियम आयन बैटरीज हमने पढ़ा है, जो अपना ये वाला क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, वहाँ पे लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है, तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, ये चांस बताया। ऑयल का प्राइस ऑलरेडी ऑल्दो के डिक्रीज़ होगा फ्यूचर के अंदर, अभी बात करें तो ऑयल का इतना प्राइस डिक्रीज़ नहीं हो रहा, ठीक है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के केस के अंदर आपका सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स जो लगते हैं ये बहुत हाई है, ये भी हमने रिसेंटली पढ़ा था, इसकी वजह से ये इनका प्राइस हाई रहता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर रीसेंट बात करें, रीसेंट ईयर अभी जो रिसेंटली इस टाइम के ऊपर आपका स्टील, ठीक है, स्टील का प्राइस बढ़ गया, एग्रीकल्चर का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, आपका गोल्ड और सिल्वर वगैरह आपने देखा होगा, इसका प्राइस बढ़ गया। तो ये सारे चांसेस हैं कि भाई फ्यूचर के अंदर जो कमोडिटी सुपर साइकिल को हम देख सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात है, अगर मैं बोलूँ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे एक रीज़न है ऑयल, ठीक है ना। हमने यहाँ पे बढ़ा है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के प्राइस डिक्रीज़ होंगे, ये एक बड़ा रीज़न है कि इनका प्राइस डिक्रीज़ होगा। तो एज इट इज़ ऐसा नहीं है कि सारी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, ऑयल का प्राइस भी डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि पेरिस कन्वेंशन के हिसाब से सभी कंट्री रीन्यूएबल के ऊपर फोकस कर रही हैं। ऐसा हो सकता है फ्यूचर के अंदर आप रीन्यूएबल के ऊपर फोकस करो और आपका जो ये वाला वहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ हो जाए और नॉन रीन्यूएबल के ऊपर डिमांड डिक्रीज़ हो जाए। जैसे कोल है, कोल के अंदर हमारा बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है, उसको भी हम अल्टरनेटिव रीन्यूएबल के हिसाब से हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक बड़ा एविडेंस है कि ये चीज़ें हो जाएंगी। कंसर्न क्या है इंडिया के लिए? कंसर्न ये इंडिया बोलता है कि जैसे मान लो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है ना, मान लो इकोनॉमी को ग्रो करना है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी आप डेवलप करोगे उससे होगा क्या कि भाई आपका, लेकिन अगर हम इसकी रॉ मटेरियल की बात करें, अगर उसका प्राइस इंक्रीज़ कर गया है ना, जैसे हमने देखा कि स्टील का प्राइस भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसका प्राइस इंक्रीज़ कर गया तो क्या होगा, ओवरऑल आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि टोल, यहाँ पे टोल भी लगता है, जैसे आपने रोड बनाई है तो रोड की कॉस्ट अगर इंक्रीज़ होगी तो टोल का प्राइस भी इंक्रीज़ होगा और अल्टीमेटली ये कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखते, यहाँ पे देखते हैं, वही बात की गई है, ऑल टाइम हाई है स्टील का प्राइस, ठीक है जी। उसके बाद एग्रीकल्चर, जैसे शुगर, कॉर्न, कॉफ़ी, सोयाबीन, इनका प्राइस हाई है, गोल्ड सिल्वर का प्राइस हाई है। उसके बाद कॉपर ऑल टाइम हाई प्राइस हो रहा है, ठीक है। क्यों ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्रूड ऑयल कम है लेकिन सेंट्रल स्टेट टैक्स हमारा हाई है। कंसर्न क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया, टोल प्राइस अपने हाई रहेंगे, ठीक है जी। वे फॉरवर्ड क्या है कि आपको जो भी मिसमैच है डिमांड एंड सप्लाई के अंदर, उसको आप कर्व करोगे तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सुपर साइकिल क्या है? अब नॉर्मली स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, चाइना वाला केस हो गया हमारा। चांसेस क्या हैं ये भी डिस्कस किया अभी, क्या चांसेस नहीं है ये भी मैंने अभी डिस्कस किया। देन चाइनाज पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोस, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था, वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर वहाँ पे इसकी ग्रोथ स्लो हो गई थी। अगर मैं यहाँ पे पिरामिड बनाऊँ, अगर ये है, ठीक है जी, उससे थोड़ा कम और उससे थोड़ा कम, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव जनरली हम लेते हैं, अलग अलग हो सकता है कंट्रीज़ का, ये अप टू 15 ईयर ले लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे 15 to 59 ईयर और ये मोर देन उससे 59 या 60 से, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग देती हैं। प्री रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जितना आपका ये बेस वाइडर होगा, ठीक है, इट मीन्स के जो बहुत से छोटे बच्चे हैं जो फ्यूचर के अंदर जब उनकी एज बढ़ेगी तो इस सर्कल के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो उतने चाइल्ड भी प्रोड्यूस होंगे, है ना, उतने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, तो कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज करती है इस केस के अंदर, ठीक है जी। अगर मैं दूसरा केस लूँ, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है ना, प्री रिप्रोडक्टिव है अपना, ये रिप्रोडक्टिव। अगर ये प्री रिप्रोडक्टिव के इक्वल होता है तो इट मीन्स के जो नेचुरली अगर यहाँ पे मान लो 2 हैं रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, ठीक है, तो 2 अगर 2 ही चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर आ जाएंगे 2, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो स्टेबल रहती है, ठीक है। अगर ये वाला नीचे वाला बेस, अगर आप चाइना के केस के अंदर देखोगे तो नीचे वाला बेस कम हो गया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज है, उसके बाद डिक्रीज है, ठीक है जी। तो इस केस के अंदर पॉपुलेशन स्टेबल डिक्रीज करने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले देखो इस एज के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये वाली पॉपुलेशन जब इनकी एज इंक्रीज होगी यहाँ पे चले जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो ये चाइल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका नंबर बहुत कम है, चाइल्ड प्रोड्यूस का नंबर बहुत कम है। तो अगर कम नंबर है इट मीन्स कि ये वाला कम नंबर, ये वाला पूरा बेस जो वाइटर बेस है ये आपका चला जाएगा ऊपर, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो इनका नंबर कम है, तो इट मीन्स ये और चाइल्ड कम प्रोड्यूस करेंगे, ये वाला बेस आपका और वाइटर हो जाएगा, तो फ्यूचर जनरेशन का नंबर डिक्रीज करता जाएगा। इसको 1 चाइल्ड पॉलिसी के केस के अंदर आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं 2, तो प्री रिप्रोडक्टिव अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी है, तो अगर आप रिप्रोडक्टिव के अंदर सोचो 2 है ना, मेल फीमेल, तो यहाँ पे इनका 1 चाइल्ड है तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये वाला बेस अपने आप श्रिंक हो गया, और फ्यूचर जनरेशन के अंदर ये और श्रिंक करता जाएगा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो जाती है, चाइना केस के अंदर देखा गया है। नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव अगर आप यहाँ पे देखो चाइना का पहले केस, ठीक है जी, उसके बाद 2015 के अंदर ये वाला बेस जो थोड़ा कम वाइडर हुआ, उसके बाद जो मैंने आपको अभी बताया कि ये वाला अल्टीमेटली जो ऊपर वाला बेस है वो वाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एजिंग, है ना। यहाँ पे एजिंग होगी, इट मीन्स वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, और जैसे वर्किंग पॉपुलेशन कम होगी तो आपका अभी जो आप देख रहे हो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एजिंग हो रही है, वहाँ पे बहुत सारी लेबर दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं, और दूसरा वो ऑटोमेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यही इसकी इम्प्लीकेशन होती है। चाइना के लिए सिरदर्द बन गया है 1 चाइल्ड पॉलिसी, उसको इन्होंने रिवाइज़ करने की बात की, ठीक है जी। ओके, 1 चाइल्ड पॉलिसी मैंने ये ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पे ये बोला कि चाइना गेट ओल्ड बिफोर इट गेट रिच, तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि इसकी पॉपुलेशन ओल्ड होगी, तो लेकिन अभी इतनी ग्रोथ जैसे डेवलपमेंट नहीं हुई जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर है ना, तो ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो रही है, तो यहाँ पे रिच कंट्री बनने से पहले अगर ओल्ड हो गए तो और बर्डन क्रिएट हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए भी। तो यहाँ पे अगर देखें एज 60 और 60 अबव से अराउंड 18%, और 15 to 59 है अपना 63%, तो अगर इन दोनों को जोड़ें तो 70-80 तो अपना बनता है अराउंड 82%, है ना। इतनी पॉपुलेशन तो यहीं पे है, तो हमारी इनकी जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो अराउंड 18% है, ठीक है। ये हर कंट्री का ऐसे ही होता है, इंडिया का भी ऐसा फ्यूचर के अंदर होगा। कट इन जीएसटी टू मेक वैक्सीन चीपर, अब ये इन्होंने बोला कि आप जीएसटी को कम कर दो, है ना, ताकि हमारी वैक्सीन चीपर हो जाए, ठीक है जी। तो लेकिन यहाँ पे पहले 2 कंसेप्ट समझते हैं। मान लो कोई किसी बंदे ने कोई कार प्रोड्यूसर कंपनी से, ठीक है जी, यहाँ पे रॉ मटेरियल लगेगा, जैसे आपका गुड्स भी लगेंगे, है ना, जैसे बहुत सारे टायर्स हो गए वगैरह, है ना, ये सब लगेंगे, वहाँ पे मेटल वगैरह लगेगा। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल गुड्स भी लगेंगे। कैपिटल गुड्स क्या होता है? जो बहुत सारी मशीनरीज है ना, ये सारा काम उसके अंदर रहेगा। सर्विस भी तो लेगा, लोग भी तो रहेंगे, बहुत सारे इंजीनियर वगैरह, है ना, और भी बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे जो इसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे कार प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर ये देखूँ ये सारी इनपुट्स हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये किसी ना किसी से खरीदेगा, टायर भी तो किसी ना किसी से लेगा और कंपनी से, उसको जब ये पे करेगा, मान लो ये कंपनी है ए, अब इसने बोला कि ठीक है टायर दे रही इसको, इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जब टायर देगी तो वहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ये वाला जीएसटी इसके पास जाएगा, है ना, और बाद में ये गवर्नमेंट को देगा। लेकिन यहाँ पे जो कार मैन्युफैक्चरर है, इसने जब ये खरीदा तो इसने जीएसटी पे कर दिया, इट मीन्स यहाँ पे इसने जीएसटी पे किया। अगर ये इनपुट के ऊपर अगर मैं हिसाब लगाऊं, सपोज करो 50,000 है, 50,000 इसने जो भी टैक्स है वो अपना जीएसटी भर दिया। उसके बाद अब ये सेल करता है, सपोज करो ये सेल करता है, तो वहाँ पे इसको जीएसटी जो मिलता है ना, लोगों से मिलेगा, क्योंकि अगर कोई आप कार खरीदोगे आप जीएसटी पे करोगे, वो कंपनी के पास जाएगा। अगर सपोज करो 1 लाख है, 1 लाख है, ठीक है जी। अब 1 लाख है, तो अब अगर यहाँ पे देखो तो अब ये 1 लाख इसने जीएसटी कलेक्ट किया है इस कंपनी ने, अब ये गवर्नमेंट को देगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई जीएसटी कितना है 1 लाख, है ना, 1 लाख, लेकिन जो 50,000 तो उसने ऑलरेडी पे किया हुआ है ना, जब उसने रॉ मटेरियल खरीदा था, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं इसको। तो अगर नेट देखें तो 50,000 बचा, तो अब इसकी जो नेट लायबिलिटी है, नेट लायबिलिटी जो गवर्नमेंट को देना है, दैट इज कॉल्ड 50,000।
तो इसको है ना, तो ये है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, जो ऑलरेडी इनपुट के ऊपर उसने टैक्स दिया है उसी को बोलते हैं, वो क्रेडिट ले रहा है उसका, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, अगर सपोज करो यहाँ पे 50,000 है, अब यहाँ पे टैक्स जो इंटरमीडिएटरी है, जो रॉ मटेरियल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, सपोज करो 1,20,000 है, 1,20,000 ठीक है, लेकिन जब कार सेल करता है वहाँ पे 1 लाख है, तो ये तो केस उल्टा हो गया भाई, अपना जो इंटरमीडिएटरी है उसके ऊपर तो टैक्स ज़्यादा है, लेकिन जो कलेक्ट हो रहा है फाइनल सेल के ऊपर वो कम है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब आपने 1 लाख गवर्नमेंट को देना है, लेकिन ऑलरेडी कितना दिया है 1,20,000, अगर आप 1,20,000 यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका जो 20,000 आपको गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो इनपुट टैक्स स्ट्रक्चर और रिफंड, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसका रिफंड ले सकते हो गवर्नमेंट से, इसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स रिफंड, ठीक है, इनपुट टैक्स रिफंड। और हम बोल सकते हैं अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है जी। तो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आप इसको बोल सकते हो। ये 2 टर्म है जो आपको समझनी है जरूरी, अगर आप उसको पढ़ोगे। तो जीएसटी ऑन वैक्सीन बोलते हैं कि 5% वैक्सीन है, ठीक है जी, वैक्सीन के ऊपर है जीएसटी, 12% अपना कोविड ड्रग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इसके ऊपर है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना है, यहाँ पे भी 28 से 12% है जो कस्टम ड्यूटी वेव की हुई है, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं याद करना, बस इतना याद रखना कि उसके ऊपर है, एटलीस्ट इतना तो आपको याद होना चाहिए। व्हाट गवर्नमेंट ये बोलती है भाई टैक्स का जो, अगर हम कंज्यूमर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट ये कहती है कि जो वैक्सीन है परचेज कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर है, स्टेट है, तो यहाँ पे टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट, जीएसटी पे कर रही है ना। तो अल्टीमेटली जब कंज्यूमर को जाएगा, क्या कंज्यूमर के ऊपर बर्डन होगा? वो बोलता है कंज्यूमर के ऊपर बर्डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो स्टेट है, स्टेट जीएसटी पे करेगी, है ना, तो स्टेट ने ये बोल दिया कि हम कंज्यूमर को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, तो इट मीन्स के कंज्यूमर के ऊपर तो कोई बर्डन पड़ेगा नहीं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉजिक है, ठीक है। ऑल्दो ये भाई उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, वो भी तो लोगों का पैसा ही है ना, तो लेकिन गवर्नमेंट का अलग लॉजिक रहता है, तो वही उन्होंने लॉजिक दिया है। कंज्यूमर्स ऑफ सच वैक्सीन विल बी गवर्नमेंट, तो उन्होंने बोला यहाँ पे कंज्यूमर वैक्सीन का कौन है? गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन मैन को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगा। सेंटर इज प्रोवाइडिंग फ्री वैक्सीन अबाउ 45 ईयर, स्टेट बाकी का काम करती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। वे फॉरवर्ड क्या है? रिड्यूस करो जीएसटी को, ठीक है, बेटर ऑप्शन है। कंसेशनल जैसे 1% कर दो, बिल्कुल खत्म मत करो। इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड, इसके बारे में मैंने अभी पढ़ा दिया आपको। रिड्यूसिंग जीएसटी रेट्स ऑन रॉ मटेरियल कुड मिनिमाइज, हमने देखा ना कि रॉ मटेरियल के ऊपर अगर आपका बहुत ज़्यादा टैक्स है, ठीक है जी, तो वहाँ पे क्या होगा? आपको रिफंड होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको अनयूटिलाइज बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ पे वो बोलते हैं अगर उसके ऊपर आप कम कर दोगे तो ये इशू सारे खत्म हो जाएंगे। इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? ऑलरेडी पढ़ दिया कि इनपुट बीइंग हायर ऑन द रेट ऑफ टैक्स देन ऑन आउटपुट, ठीक है, इनपुट के ऊपर हाई रेट है, ठीक है। स्मगलिंग ऑफ यूरेनियम, अब यहाँ पे महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के ने 70 kg नेचुरल यूरेनियम को पकड़ा है। हमने यूरेनियम के बारे में बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है, यूरेनियम इनरिचमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है ना, फिजन के बारे में पढ़ा है, फ्यूजन के बारे में पढ़ा है। यूरेनियम क्या है? न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा कि 99% अराउंड 238 होता है जो हमें यूज़ नहीं होता डायरेक्टली, लेकिन ये 1% होता है, इसलिए इसको इनरिच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूरेनियम 230 ओनली नेचुरल जो फिजनेबल है, जो इसके अंदर मैंने ये भी आपको बताया था फर्टाइल और फिजाइल के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इसकी ओर्स हैं जैसे यूरेनाइट, देन ब्रेनेराइट, देन कार्नोटाइट, ठीक है, ये मेन ओर्स हैं जहाँ पे ये मिलता है, ठीक है, ओके। व्हाट यूरेनियम इज यूज फॉर, किसके लिए यूज़ होता है? न्यूक्लियर पावर के लिए पता है, मेडिसिन के लिए जैसे डायग्नोसिस रिसर्च वगैरह हो गई, है ना, डिटेक्ट करता है। जैसे ये बहुत ज़्यादा रेडिएट करते हैं चीज़ें, है ना, तो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अगर हम बॉडी के अंदर डालें, ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है कि ये फ्लोरोसेंस टाइप क्रिएट करता है, और इसको जो भी हम मशीनरी लगाते हैं वो उसको कैच कर लेती है और जो बेटर इमेज आती है, ठीक है जी। तो वहाँ पर डायग्नोसिस बेटर होता है। उसके लिए रेडियोथेरेपी जैसे आयोनाइजेशन रेडिएशन, जो आयोनाइजेशन रेडिएशन होती है जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं और चार्ज क्रिएट करती हैं, ठीक है। इसके बारे में आयोनाइजेशन और नॉन आयोनाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, अपकमिंग क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है कि सेल जो कैंसर सेल है उसको ख़त्म करने के लिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर भी स्टरलाइज करना है ना, जैसे बहुत सारे पैरासाइट या पेस्ट हैं उनको ख़त्म करते हैं, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है रेडिएशन का। इसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी एक्सरे रिक्वायरमेंट, मेटलर्जी, ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिक्स,
स्पेस इंडस्ट्री के अंदर भी, ठीक है। जैसे आपने सन से बहुत दूर आपका स्पेस प्रोब है, आपको पता है डायरेक्टली सनलाइट आपसे मिलेगी नहीं, लेकिन आपको एनर्जी तो चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो आपको यहाँ से यूज़ कर सकते हो, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो आइसोटोप वगैरह बना के उसके वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एज सच आपको यूपीएससी बिल्कुल डिटेल के अंदर नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस किस एरिया के अंदर यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। डिप्लीटेड यूरेनियम, ये भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट शील्ड, ठीक है। शील्ड मतलब जो आपको किसी भी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना है तो इसकी शील्ड बनती है जो रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकती है। अब ऐसा क्यों करती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है जी। जैसे आपकी स्पंज है, स्पंज की डेंसिटी बहुत कम है, अगर हम मास बाय वॉल्यूम बोलें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ना, मास बहुत कम रहता है, तो वो बहुत सारा जो परफोरेटेड सी रहती है। लेकिन आपके ये वाला जितना डेंस मटेरियल होगा उसका उतना ही मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा। इसीलिए स्मगलिंग ऑफ यूरेनियम, अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो प्रोडक्शन है कि वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्शन कौन ज़्यादा करता है, कजाकिस्तान अराउंड 42% वर्ल्ड की सप्लाई है वो करता है इन 2019 का जो डेटा है हमारे पास। तो यहाँ पे नंबर 1 कजाकिस्तान, ध्यान रखना, ठीक है। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये सारी कंट्री, इंडिया बहुत ही नीचे है, ठीक है। उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे कजाकिस्तान। तो यही ध्यान रखना है, प्रोडक्शन कजाकिस्तान ज़्यादा करता है, लेकिन जो डिपॉजिट रिसोर्सेज हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया की बात कर लेते हैं, कौन कौन से यूरेनियम मेजर रीजन है, ठीक है। यहाँ पे कुदप्पा रीजन आंध्र प्रदेश के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, झारखंड के अंदर भी है, उसके बाद मेघालय के अंदर भी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर भी है, देन कर्नाटका। तो ये मेन रीजन है। ऑल्दो इधर अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी अभी रिसेंटली एक्सप्लोर किया, उसके ये इसको दिखाता हूँ मैं आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके वहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का आर्टिकल कट करके दिया है मैंने आपको। अभी ये रिसेंट न्यूज़ है कि यूरेनियम रिजर्व जस्ट 3 किलोमीटर फ्रॉम इंडो चाइना बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। उसके बाद अगर आप बात करो एक्सप्लोरेशन इन हिमाचल प्रदेश, मणिपुर ऑलरेडी गिवन नॉट फॉर एक्सप्लोरेशन, ठीक है जी, यहाँ पे भी। उसके बाद असम, नागालैंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक है जी, ये हमने याद रखने हैं। दूसरी बात कि अब इंडिया के अंदर बहुत कौन सा बिगेस्ट माइन है, यूरेनियम माइन अभी रिसेंटली कडप्पा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, इसको बना दिया है 6000, ठीक है जी, यहाँ से टन हम निकालेंगे। अब यहाँ पे पहले इसकी थी तमलापल्ली, ठीक है, माइंस एंड तुरुमादी माइंस, ठीक है, यूरेनियम UCIL निकालता है जो झारखंड के अंदर थी, लेकिन अभी रिसेंटली ये वाली हमें याद करनी है जो रिसेंट न्यूज़ है। तो यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको लिख लो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है जी। उसके बाद बार के बारे में पढ़ लेते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब ये बहुत सारी जैसे आइसोटोप बनाता है, एप्लीकेशन के लिए, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, हेल्थ के लिए, बहुत सारी जो रेडिएशन हमने पढ़ती हैं। इवन आपका जो फूड है, फूड को रेडिएशन करना है कि भाई इसको स्टरलाइजेशन करना है, उसके अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहती है। उसके बाद जो अपने रिएक्टर्स हैं, ब्रीडर रिएक्टर्स हैं, प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, उसके अंदर डिज़ाइनिंग कैसे करनी है वो उसके अंदर बार्क अपना काम करता है। बार्क कहाँ पे है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 पढ़ते हैं, ठीक है जी। ये क्या काम है इसका, एक एक्ट के अंदर क्या है कि कंट्रोलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है, प्लांट्स एंड मेजर प्रिवेंट रेडिएशन एक्सीडेंट। तो जो भी सेफ्टी इश्यूज हैं उसके बारे में ये एक्ट बताता है हमें। 2015 के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट कर दी है। अब ये अमेंडमेंट क्या की, पहले एक्ट के अंदर क्या था कि जैसे गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होगी जिसकी 51% पेड अप कैपिटल होगी, ठीक है, तो वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी की। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, जो भी कंपनी की कैपिटल होती है, जो शेयर से जो इशू शेयर करते हैं उसके पास पैसा आता है, उसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है जी। अब इन्होंने अमेंडमेंट के अंदर ये डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया। अब ध्यान से इसको देखना, इन्होंने बोला है कंपनीज वेयर होल ऑफ द पेड अप कैपिटल शेयर इज हेल्ड बाय वन और मोर गवर्नमेंट कंपनी। पहले तो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम लिया गया था, अब यहाँ पे इन्होंने बोला वन और मोर गवर्नमेंट कंपनी, उसको हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी। अब ये ऐसा क्यों किया गया, ताकि बहुत सारे जॉइंट वेंचर रहते हैं जैसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड अदर गवर्नमेंट कंपनी, उनके बीच में बनाने के लिए, इसीलिए यहाँ पे ये प्रोविजन के अंदर थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया। दूसरी बात है, पहले एक्ट के अंदर क्या था, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन, जो भी आपको लाइसेंस चाहिए है ना, इंपोर्ट ऑफ एनी डिज़ाइन और प्रोडक्शन, जो भी काम करना है आपको उसका लाइसेंस चाहिए। अमेंडमेंट के अंदर क्या, अमेंडमेंट के अंदर बोला सच लाइसेंस विल बी ओनली ग्रांटेड टू एंटाइटीज सच एज गवर्नमेंट कंपनीज और डिपार्टमेंट, तो सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज को ही हम देंगे। मान लो कोई लाइसेंस है, अब किसी गवर्नमेंट कंपनी को दे दिया, वो गवर्नमेंट कंपनी बाद में आपकी प्राइवेट हो गई, गवर्नमेंट ने शेयर बेच दिया, तो उसके बाद उसका जो लाइसेंस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि जो भी लाइसेंस मिलता है एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए वो गवर्नमेंट कंपनी को मिलता है।
उसके बाद और भी अगर 2010 से बाद में भी बात करें, है ना, तो बहुत सारे इश्यूज रहे कि भाई इसको आप प्राइवेट कंपनी को भी बोलो, है ना। लेकिन अगर 2019 के अंदर अगर हम जाएं तो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल बाय प्राइवेट एंटाइटीज, ठीक है। ये प्रोहिबिट कर दिया कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत सारा यूज़ होता है, जैसे अभी आपने स्मगलिंग के अंदर देखा। जैसे यहाँ पे एटॉमिक मिनरल लाइक जिरकोनियम, देन मोनाजाइट, थोरियम, है ना, थोरियम भी है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारा थोरियम है, लेकिन थोरियम का प्राइस हाई है एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम, तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, इसीलिए हम यूरेनियम के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो जिरकॉन जो है ये डिफेंस एंड हाई टेक सेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हैफनियम, ठीक है, जो फील्ड एटॉमिक एनर्जी के अंदर यूज़ होती है। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन एटलीस्ट एक एक ये आनी चाहिए। मोनाजाइट है, ये मिनरल है थोरियम यूरेनियम का, ठीक है, हाई परसेंटेज यहाँ पे नियोडाइमियम, ठीक है जी। उसके बाद ओके, द पॉलिसी लेजिस्लेशन ऑफ मेजर मिनरल। तो हमने अगर आप ये देखोगे माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957, यहाँ पे दो चीज़ों की हमने बताया गया था, माइनर मिनरल, दूसरा है मेजर, ठीक है। गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर करती है, यूपीएससी के अंदर बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो माइनर मिनरल की पावर अपनी स्टेट के पास दी गई है, ठीक है जी। जो मेजर मिनरल पावर है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के पास रहती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। लेकिन यूरेनियम आपका मेजर मिनरल है, डेफिनेटली है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर नहीं है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो अगर आपको यूपीएससी ऐसा पूछे कि सारे मेजर मिनरल जो है वो सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ माइन हैंडल करती है, नहीं, ठीक है जी। उसके बाद लुकआउट सर्कुलर, ठीक है जी। यहाँ पे ओलंपियन सुशील कुमार मर्डर केस के अंदर इसके लिए इशू किया गया पुलिस ने। अब ये किया जाता है कि बंदे की एंट्री एग्जिट चेक करनी होती है, कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे नहीं, वो सारा देखना होता है। इमिग्रेशन मान लो फॉरेन कंट्री जा रहा है, उसको भी बंद करना होता है लुकआउट सर्कुलर के अंदर, ठीक है जी। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस की हैं, ठीक है जी। कौन सी गाइडलाइंस है? पहले तो इसको इशू कौन करेगा, ठीक है। अप्रूवल ऑफ नॉट बिलो रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जॉइंट सेक्रेटरी स्टेट का, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है एसपी है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो ये इशू कर सकते हैं इसको पहली बार, ठीक है। दूसरा, इशूड ओनली उसी फॉर्मेट में जो होम मिनिस्ट्री ने बताया। तीसरा, मतलब उस बंदे को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके लिए इन्होंने बोला है वहाँ पे डिटेल बतानी पड़ेगी, है ना। नॉट बी इशूड लेस देन 3 आइडेंटिटी पैरामीटर, तो आपने उस बंदे के पैरामीटर बताने हैं कि क्या क्या इसकी शक्ल है, कैसी है। एक तो नाम तो बताना ही बताना है, उसके अलावा 3 और पैरामीटर बताने हैं, ठीक है जी। मतलब वो जैसे आप देखते हैं ना वो पुरानी फिल्मों में, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे लगा लिया भाई उसकी शक्ल चेंज हो गई, ऐसा काम नहीं है कि मतलब वो बंदा पहचाना नहीं चाहिए, वो तो हमें बेवकूफ़ बनाते रहते थे, है ना। तो जनरली लुकआउट जो नोटिस है ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है, लेकिन अगर अथॉरिटी चाहे तो उसको इंक्रीज़ कर सकती है, लेकिन वो इंक्रीज़ करना है उसका जो टाइम पीरियड उस खत्म होने से पहले। लेकिन लुकआउट जो नोटिस या सर्कुलर ये तो इंटरपोल भी इशू करती है ना, वो एक्सपायर नहीं होता, ठीक है। या फॉरेन कंट्री के अंदर जाओगे वहाँ से उसको बंदे को लेके आना है ना, उसके लिए अलग अलग इशू किया जाता है। 2011 के अंदर बोला कि नो रिक्वेस्ट इज मेड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ LOC। अगर मान लो नहीं हुई, ठीक है, आपने लुकआउट सर्कुलर के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू की कि इसको एक्सटेंड करना है, नहीं, तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो उसको सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। तो अगर आप देखोगे तो जैसे लास्ट ईयर हमारा यहाँ पे जब कोविड आया तो हमने बहुत सारा लॉकडाउन लगाया, तो ये स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स यहाँ पे 100 पे पहुँच गया। मतलब ये चेक करता है कि किस कंट्री ने कितना लॉकडाउन लगाया। उस टाइम पे इंडिया की बहुत तारीफ हुई थी कि इंडिया ने बहुत अच्छा लॉकडाउन लगाया ताकि कोविड को हमने कर्व कर सके। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर हमने डिक्रीज़ कर दिया, और डिक्रीज़ करते करते, है ना, तो अभी रिसेंटली तो बहुत डिक्रीज़ हुआ, जनवरी के अंदर बहुत डिक्रीज़ हुआ। उसके बाद अभी हमने इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। अराउंड 73% के पास अभी हमने इंक्रीज़ किया। क्यों? क्योंकि अब पहले जितना हमने पूरा स्ट्रिक्ट टोटल कंट्री वाइड लगाया नहीं है, तो अलग अलग रीजन से लगाया और बहुत सारी छूट दी गई है पहले से। तो अब ये है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स, ठीक है, कि कितनी आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ठीक है जी। अब इंडिया का जंप कर चुका है अभी रिसेंटली, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्टेट्स ने, डिफरेंट स्टेट्स ने, जैसे तमिलनाडु, केरला, उन्होंने अनाउंस किया है लॉकडाउन। स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स क्या है? पार्ट है ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर का, ठीक है। तो ये ट्रैक करता है किस कंट्री ने कितना लगाया। जैसे स्कूल एंड वर्क प्लेस क्लोजर, क्या क्लोज किए गए हैं, कैंसिलेशन ऑफ पब्लिक इवेंट्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन गैदरिंग साइज, जैसे अभी हमारा कुंभ वाला हुआ, उसके बाद ये अपना बहुत सारी रैलीज हुई, है ना। तो क्लोजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनल मूवमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेवल, देन स्टे होम रिक्वायरमेंट, पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन, ठीक है जी।
हाई स्कोर, मान लो अगर 100 है, इंडिकेट के बहुत सारी उस कंट्री ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो अभी रिसेंटली जो 100 था हमारा, जो लास्ट ईयर मार्च के एंड के ऊपर था जब हमने टोटल लगाया, तो अभी भी हमारा थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो पहले से, आपको ये नहीं याद रखना कितना इम्प्रूव हुआ है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आपने ध्यान रखना है अपना, और सेफ रहिए, रिवीजन करिए। तो बहुत जल्दी मैं जो मैप के ऊपर भी बहुत सारी क्लासेस लेके आ रहा हूँ, इसी के अंदर हम कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।